चलें जी, अब हम बात करते हैं जनाब। कल दो मामलात सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और उन मामलात में एक मामला तो ये था कि जी जलसे जुलूस जो हो रहे हैं उनको रोका जाए, उससे तसादुम का खदशा है और ये सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, इस पर भी समाअत हुई। लेकिन उससे पहले सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया था हुकूमत की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, और दूसरा ये था कि जनाब 63A आर्टिकल जो है आइन का, उसकी तशरीह की जाए कि उसके मुताबिक मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो इन दो मामलात पे कल बड़ी अहम समाअत हुई। बिल्कुल जी, और समाअत हुई और जाहिर है कि ये मामला अभी भी ज़ेर समाअत ही है, तो अदालत इससे मुताल्लिक जो है वो क्या डिसीजन लेती है। 24 मार्च की गालिबन डेट दी गई है जब से मुसलसल इस मामले को सुना जाएगा, लार्जर बेंच सुनेगा। बहरहाल बाबर आवान साहब इससे मुताल्लिक क्या कहते हैं, क्या नुक्ता नज़र है, ज़रा आपको सुनवाते हैं। स्पीकर साहब ने इजलास तलब किया है 25 तारीख का, उस पर एतराज़ ये किया जा रहा है कि वो आइन की गोया खिलाफ वर्जी है। स्पीकर साहब ने आइन के ऐन मुताबिक अपना डेट तय की है 25 तारीख की। 25 तारीख को जो मोशन है वो एजेंडे पे आना जरूरी है। मोशन को करारदाद के तौर पे उनको लीव लेनी पड़ेगी। शेड्यूल 2 है रूल्स ऑफ बिजनेस का, रूल 37 में कोट कर रहा हूं। उसके बाद वो करारदाद बनेगी और करारदाद कम से कम 3 दिन में और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन में उस करारदाद पे डिबेट होगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब तक वोट नहीं डाला जाएगा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। वो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऑलराइट जी, तो तमाम सियासी जमातों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बाबर आवान साहब का नुक्ता नज़र क्या था वो उन्होंने बयान कर दिया। इसी पर ज़रा मज़ीद राय ले लेते हैं। माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के ज़रिए बराह रास्त। सर बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह आपने वक्त निकाला। वैसे माहौल बड़ा पीछे आपके शानदार है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। तो इस कॉमेंट के बाद ये ज़रा बताएं कि ये जो पटिशन दायर की गई है मौजूदा हालात में, कोई आपको रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, और लार्जर बेंच ही आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि आपको लग रहा था बनाया जाएगा इससे मुतालिक? देखिए, मैंने तो आपके सामने पहले भी ये प्रोग्राम में बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन दो तरह से होनी है। एक बिफोर कास्टिंग ऑफ ए वोट और एक आफ्टर कास्टिंग ऑफ ए वोट। और आफ्टर कास्टिंग ऑफ ए वोट या बिफोर कास्टिंग ऑफ ए वोट अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो डिस्क्वालिफिकेशन की नेचर क्या होगी, टेम्पररी होगी या परमानेंट होगी। अब वो चीजें बड़ी खुल के सामने आ गई है, खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स, और हम उसको सिर्फ आइसोलेशन में देख रहे हैं। उन्होंने आर्टिकल 17 का जिक्र किया। आर्टिकल 17 पार्टी की बात कर रहा है, जो वोट है आपका वो पार्टी की अमानत है। वैसे भी मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक मुआहदा है, लेकिन आज मैं तीसरी एक चीज आपके सामने रख रहा हूं, जो शायद हमारे पार्लियामेंटेरियन ओथ नहीं पढ़ रहे हैं। जो इन्होंने ओथ दिया है, जरा ओथ को भी अगर पढ़ लें तो ओथ ने भी सर्टेन कंडीशंस इनके ऊपर लगाई हुई हैं। जब ओथ को साथ पढ़ेंगे आप मिलाकर और पार्टी टिकट को देखेंगे, आर्टिकल 17 को देखेंगे, आर्टिकल 95 को अगर आप इकट्ठा पढ़कर देखेंगे ना, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो खास 14 मेंबर जो हैं, 14 मेंबर से बाहर आकर वादे तौर पर आगे कह दिया, टीवी पे इंटरव्यू दे दिए, जो और उन्होंने अपने इंटेंशन और मोटिव शो कर दिया। और खासतौर पर सिंध हाई कोर्ट के अंदर मौजूद होना, वो इस बात का सबूत को दोहराया नहीं गया। इसीलिए इमरान खान साहब ने शोकास जारी कर दिया हुआ है उनको, और 28 तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच मेरा ख्याल है तश्कील दिया जा चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब उसको हेड करेंगे और 24 को हियरिंग होगी। साथ में एक और बताना चलूँ आपको कि ये जो स्पीकर है, स्पीकर एक कौमी असेंबली का स्याह सफेद का मालिक है, जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस, जो रूल्स है नेशनल असेंबली के, उन्होंने उसको इख्तियार दिया हुआ है। तो अब सारा इख्तियार जो है ना, मेरा जहां तक ख्याल है बाबर अवान साहब अपनी जगह पर इन चीजों को इंटरप्रेट छोड़े, उनके ऊपर स्पीकर के ऊपर स्पीकर को इख्तियार पर, और स्पीकर के लामहदूद इख्तियारात है। जैसे एक छोटी सी बात है कि आर्टिकल 54 के तहत 14 दिन के इजलास बुलाना है, तो आइन ने आर्टिकल 254 ने कहा हुआ है कि अगर वक्त पे आइन नहीं मिला, कोई चीज होती तो गैर कानूनी नहीं हो सकती है, और वो इजलास बिल्कुल कानूनी तौर पर है। और मजाक जो उड़ाया हुआ था कि आर्टिकल 6 की वायलेशन, शायद आइन पढ़ते नहीं है, वो एब्रोगेशन सबवर्शन, उसके हवाले से आर्टिकल 6 का तो इतलाक बनता नहीं है। अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ओपिनियन की शक्ल में मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग एक अलग है। लेकिन जो नुक्ता नजर देखना पड़ेगा कि मौजूदा हालात के अंदर स्पीकर अब क्या कर सकता है। स्पीकर के सामने मोशन अभी आती है, उस दिन स्पीकर उसके लिए मोशन के फिक्स करने की बात कर सकता है, फैसला करता है कि मैंने इस मोशन को फिक्स कर रहा है। स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि उस मोशन को आउटराइटली रिजेक्ट भी कर सकता है फॉर सर्टेन रीजन। नहीं सर, एक चीज आपने यहाँ पर कहा कि ऑब्वियसली आर्टिकल 186 के तहत मांगा गया है ओपिनियन
सदर साहब की जानिब से, लेकिन अगर क्या पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई डायरेक्शन दे, कोई हुक्मनामा जारी करे, फिर क्या वो बाइंडिंग होगा या नहीं होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 86 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में मैटर गया है और ये डिक्लेरेशन की शक्ल में गया ही नहीं है। ओपिनियन लिया और ओपिनियन भी हम सिर्फ आइसोलेशन में देख रहे हैं कि शायद सदर पाकिस्तान ने, स्पीकर ने इस पर पूरी डेलिब्रेशन मेरी इत्तला के मुताबिक की है। उसने 2-3 सवाल पोज किए, वज़ारत कानून को भिजवाए, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भिजवाए, उनसे ओपिनियन मांगा और उन्होंने बताया कि यहाँ एम्बिग्युइटी मौजूद है, क्लैरिटी नहीं है, जो कि आर्टिकल 63 के बाद रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली में तरमीम होनी थी, वो नहीं हो सकी। अब ये इस पे सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगी, वो ओपिनियन बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग है, मैंने फिर बताया, वो तो फॉर द टाइमिंग एक साइड पे रखा जाए। स्पीकर के पास ये इसको इसके साथ मिलाकर इसलिए पढ़ना जरूरी है, स्पीकर के पास इख्तियार है क्या रूलिंग दे के आउटराइटली उस मोशन को रिजेक्ट कर सकता है। फर्ज करें उस मोशन के ऊपर जो कि ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के पास सामने जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट जब भी ओपिनियन देती है, स्पीकर जो है ये रूलिंग दे सकता है कि देयर इज एम्बिग्युइटी, आर्टिकल 63A के हवाले से उसकी एप्लीकेशन प्री होनी है या पोस्ट होनी है, जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। मैं इंतजार करूंगा उसका, जब तक वो इनकार नहीं आता वो रूलिंग दे देता है कि मैं मोशन फिक्स नहीं कर सकता। ये स्पीकर का इख्तियार वाज़े तौर पर, और स्पीकर को करना भी ये चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आपके पास 2 जजमेंट अभी मौजूद है, ख्वाजा अहमद तारक रहीम, वो जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी बेनजीर साहिबा के, उसमें डिफेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वाज़े तौर पर कोर्ट ने कह दिया था, कोर्ट ने इसको पसंद ही नहीं किया था कि डिफेक्शन आपका अप्रूव ही नहीं किया था, और उसी के बाद तो आर्टिकल 63A आया था। अब मैं हैरान हूं कि तमाम सियासी जमातें इस पे बहस कर रही हैं, जो अपोजिशन वाली, कि डिफेक्शन हो सकती है। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, पार्लियामेंट्री डिबेट, और याद रखिएगा जब पार्लियामेंट्री डिबेट भी आनी है और सर्टन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा इस्लामिक प्रोविजन भी सामने आनी है, और इसमें आर्टिकल 62(1)(f) का भी हवाला भी आना है। ये एक अमानत थी, यानी जो कोर्ट है। अजहर साहब मुख्तसरन सिर्फ ये बता दें कि आपकी आईनी और कानूनी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं बाबर आवान साहब कुछ कह रहे हैं, एतजाज़ हसन साहब की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? कितने चांसेस हैं कि मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहल हो सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठा लिया। मैं वही बता दूं, मुआहिदा किया, आर्टिकल 17 को पढ़े, उनका ओथ पढ़े, टिकट लेने के बाद आर्टिकल 63 की मौजूदगी में उन्होंने ये मुआहिदा किया था कि हम पार्टी लीडर की डायरेक्शंस के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो इसको बेसिकली तो आप अमानतदार थे, आप अमीन ना रहे। इसके बाद तो 62(1)(f) की जो इंटरप्रिटेशन अपना समीउल्लाह बलोच केस में आ चुकी हुई है, और उसमें यही कहा जो सादक और अमीन नहीं है, जो अमानतदारी, और हम इसको सेंस में लेते हैं। सादक का मतलब है सच्चा होना, अमीन का मतलब है झूठा होना। आका दो जो हुजूर रब्बुल किस्म जात के अलावा बिल्कुल कोई नहीं हो सकती, लेकिन अब थोड़ा सा सच बोल सकते हैं, थोड़ा सा तो अमीन हो सकते हैं। तो इन चीजों को सामने रखकर देखें तो मैं जो समझ पा रहा हूं, जब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन अगर डिस्क्वालिफिकेशन से आएगी, दैट इज गोइंग टू बी फॉर अ लाइफ। कि आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, जो पार्टी लीडर ने आपके जिम्मे अमानत दी थी। तो इसलिए अब मैं तो यही समझ रहा हूं, या मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि 62(1)(f) वाली जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी दे चुकी है 5 मेंबर बेंच, जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ हो। लेट्स सी कि क्या डिसीजन लेती है सुप्रीम कोर्ट। लार्जर बेंच इस मामले को देखेगा। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। काफ़ी स्पेकुलेशन भी हो रही है, हर कोई अपनी कानूनी राय इससे मुतालिक दे रहा है। ज़ाहिर है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो इससे मुतालिक बात करें, लेकिन अब फैसला तो अदालत उज़्मा ने करना है। हाँ जी, अदालत उज़्मा ने, लेकिन ये कह दिया कि हम इजलास से पहले फैसला कर लेंगे जितनी जल्दी हो सके।